नमस्कार सभी को। मैं धर्मेंद्र स्टडी विद धर्मेंद्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इतिहास विषय में हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व की बात करेंगे जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सबको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है 3 चरणों में विभाजित है। पहला जो चरण है वो 1885 से 1905 तक का आता है और दूसरा चरण है 1906 से लेकर 1919 तक और तीसरा जो चरण है 1920 से आज़ादी तक होता है। तो इस महान शख्सियत का तो नेतृत्व जो है पूरी तरह से उभर कर दूसरे चरण में आता है, यानी कि 1906 से लेकर 1919 तक। लेकिन अपने पूरे जीवन काल में भारतीय इतिहास में इनका जितना महत्व है शायद ही उतना महत्व किसी का होगा। तो चलिए इनके बारे में समझते हैं। बाल गंगाधर तिलक, इनके पिताजी का नाम क्या था? गंगाधर तिलक, यानी कि इनके पिताजी का जो नाम था, ठीक है ना, इनके पिताजी का जो नाम निकल के आता है गंगाधर तिलक। क्या होता है पिताजी का नाम? गंगाधर तिलक। इनकी माता जो माता जी थी पार्वती देवी, पार्वती बाई थी। इनकी माता जो थी पार्वती बाई थी, ठीक है ना, यानी कि गंगाधर तिलक की पत्नी पार्वती बाई। और गंगाधर तिलक का जो जन्म है महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कब हुआ था? 23 जुलाई। इनका जो जन्म है कब हुआ था? 23 जुलाई 1856 को। 23 जुलाई 1856 को हुआ था। इनकी पत्नी का जो नाम था सत्यभामा। इनकी पत्नी जो थी क्या थी? सत्यभामा। इनकी पत्नी का नाम सत्यभामा था, सत्यभामा था। इनका जो नेतृत्व क्षमता है उभर कर कब आता है? जब ये जीजी आगरकर के साथ, इनके जो अन्य सहयोगी थे वो क्यों कौन थे? जीजी आगरकर। यानी कि इनके राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत हुई थी उसमें जो सहयोग दिया था उन व्यक्तित्व का नाम है जीजी आगरकर। जीजी आगरकर के साथ ही इन्होंने क्या किया था? 1881 में केसरी और मराठा नामक पत्र का संचालन यानी कि संपादन कार्य शुरू किया। इसके साथ जीजी आगरकर के साथ 1881 में केसरी और मराठा यानी कि जिसे मराठा दर्पण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मराठा दर्पण। इन दोनों पत्रों का संचालन संपादन कार्य शुरू किया केसरी और मराठा का जीजी आगरकर के साथ। हालांकि आगे चल के यानी कि 1888 में यह कार्य तिलक जी स्वयं अकेले करने लगे, यानी कि जीजी आगरकर का साथ छूट गया 1888 में। इसमें जो केसरी था वो किस भाषा में था? मराठी भाषा में। केसरी जो था मराठी भाषा में और मराठा जो था अंग्रेजी भाषा में, ठीक है ना, अंग्रेजी। अब मराठा का मतलब मराठी नहीं होता है, मतलब मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में था, केसरी जो था मराठी भाषा में। 1881 में ही बात क्या होती है कि 1881 में केसरी का संपादन शुरू किया। बात है 1882 की। 1882 में केसरी में इन्होंने क्या किया था? आगरकर जी के साथ कोल्हापुर का जो दीवान था उसके सारे करतूतों का चिट्ठा खोल दिया। किसमें? केसरी नामक पत्र में। तो ये बात अंग्रेजों को नागवार गुजरी और सबसे पहले 4 महीने के लिए आगरकर जी के साथ इनको कहाँ जाना पड़ा? जेल जाना पड़ा। यानी कि बाल गंगाधर तिलक भारत के वो पहले व्यक्तित्व थे जिन्हें पत्रकारिता के लिए जेल जाना पड़ा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बाल गंगाधर तिलक पहले वो व्यक्ति हैं जिन्हें पत्रकारिता के लिए जेल जाना पड़ा। ये पहला अन्य मामला सामने आता है। और उसके बाद जो व्यक्ति जाते हैं पत्रकारिता के लिए जेल, उनमें दादाजी का नाम आता है, यानी कि दादा भाई नौरोजी का नाम आता है। फिर किसका नाम आता है? दादा भाई नौरोजी के बाद आते हैं मोतीलाल नेहरू आते हैं, पिताजी जवाहरलाल नेहरू के मोतीलाल नेहरू आते हैं। ऐसे क्रम आगे चलता जाता है। लेकिन जो पहले इसके मोतीलाल नेहरू के बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, इंडियन एसोसिएशन वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, ठीक है ना। ये क्रम होता है पत्रकारिता के लिए जेल जाने वालों में। पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा मोतीलाल नेहरू और चौथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो पहले व्यक्ति हैं जो जेल जाते हैं पत्रकारिता के लिए। इसके बाद का समय, इसके बाद जब देखा जाए तो जो समय आता है इम्पोर्टेंट, वो कौन सा समय है?
1897 का समय है। 1897 में ही क्या होता है कि जो प्लेग कमिश्नर हैं, प्लेग कमिश्नर कौन, रेंड और आयस्ट, इन दोनों की हत्या हो जाती है। किसके द्वारा? चापेकर बंधु के द्वारा। चापेकर बंधु ने यानी कि बालकृष्ण और दामोदर चापेकर बंधु ने क्या किया, इनकी हत्या कर दी। इन दोनों प्लेग कमिश्नरों की। इनका काम था लोगों की राहत पहुंचाना, लेकिन ये राहत की बजाय कुछ दूसरा ही कार्य कर रहे थे। तो इस कार्य का प्रतिकार किसने किया था? चापेकर बंधुओं ने किया था। और इसी बात को बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी महोत्सव में खुले मन से क्या कर दिया, समर्थन कर दिया कि शिवाजी ने बिल्कुल सही किया अफजल खां को मारकर। हालांकि इस घटना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तिलक जी का कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी यह बात अंग्रेजों को नागवार गुजरी और इन्हें 18 महीने के लिए मांडेल जेल भेज दिया गया। यानी कि 1897 में ही 18 महीने के लिए कहाँ गए? मांडेल जेल गए। 18 महीने के लिए मांडेल जेल जाते हैं। कब? जब चापेकर बंधुओं के लिए वो वक्तव्य देते हैं। कहाँ पर? शिवाजी महोत्सव में। बात हो रही है शिवाजी महोत्सव की, ठीक है ना। तो 1893 में क्या करते हैं, बाल गंगाधर तिलक गणपति महोत्सव का आयोजन करवाते हैं। गणपति महोत्सव और 1895 में क्या? शिवाजी महोत्सव। यानी कि बाल गंगाधर तिलक ऐसे शख्स थे कि उन्होंने धार्मिक रूढ़िवाद का भी सहारा लिया, ताकि किसी तरह भी जो है लोगों को मोबिलाइजेशन किया जा सके, लोगों को प्रेरित किया जा सके, लोग इकट्ठा हों और देश की समस्याओं को भली भांति समझे। तो ये पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने धार्मिक रूढ़िवाद का सहारा लिया था, और इनका ही वो काम है जिसे हम प्रत्येक साल क्या करते हैं, गणपति बाप्पा मोरया करते हैं। यानी कि गणपति महोत्सव आयोजन इन्होंने करवाया था, ठीक है। तो 18 महीने की जेल की सजा होती है, और इसी बीच प्लेग भी फैला रहता है, जिसके कारण आपको पता होना चाहिए कि पूना में पहला कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला रहता है, लेकिन होता नहीं है क्योंकि प्लेग फैला रहता है, ठीक है ना। तो उस प्लेग में इन्होंने अपने जान को जोखिम में डालकर लोगों की खूब सेवा का कार्य किया। वो हर एक काम के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लोगों के लिए रख देते थे। हमेशा सही बात का समर्थन करते थे, भले उन्हें उनके लिए कुछ भी कार्य करना पड़ा, जेल जाना पड़ा। उग्रवाद यानी कि उग्रपंथ का सबसे बड़े मसीहा के रूप में सामने आते हैं, और उसमें सहयोग किसका लेते हैं? बाल गंगाधर तिलक का लेते हैं। फिर किसका लेते हैं? बिपिन चंद्र पाल का सहयोग लेते हैं, और लाला लाजपत राय का सहयोग लेते हैं। लाल, बाल और पाल, इन लोगों का त्रिकूट बन जाता है। यानी कि बाल गंगाधर तिलक किसका सहयोग लेते हैं? बिपिन चंद्र पाल का, फिर लाला लाजपत राय का सहयोग लेते हैं, तो इनका त्रिकूट बन जाता है। हालांकि इनके त्रिकूट के अलावा अरविंदो घोष भी थे जो इनके हिमायत करते थे और इनके साथ थे, और इसके अलावा चिदम्बरम भी थे, मद्रास के नेता, जो गर्म पंथ के नेता माने जाते थे, और परस्पर ये क्या करते थे? एक दूसरे का सहयोग करते थे और लीड करते थे, नेतृत्व करते थे। कब? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण की जो पूरी राजनीति थी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। तो 18 महीने की जेल की सजा होती है। सजा काट के आते हैं, लोगों के बीच और फेमस हो जाते हैं, और पूरी तरह से और मतलब कि जो इनका क्रीम समय होता है शुरू हो जाता है। वैसे 1890 में एक कांग्रेस में शामिल होते हैं। यह समय था यानी कि कांग्रेस का उग्रवाद का समय था, उसी में ज्वाइन होते हैं। कब? 2 साल बाद। किसके? क्योंकि 1888 में लाला लाजपत राय कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, और तिलक जी कब ज्वाइन करते हैं? 1890 में। यानी कि लाला लाजपत राय के 2 साल बाद तिलक जी कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। लेकिन इनका उभार जो निकल के आता है वो स्वदेशी मूवमेंट में ही आता है। स्वदेशी मूवमेंट 1905 के समय आता है। कैसे स्वदेशी मूवमेंट होता है, और उसी में क्या होता है कि 1908 में किसके द्वारा? 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा मुजफ्फरपुर का एक बदनाम जज था किंग्सफोर्ड। मुजफ्फरपुर बिहार का एक बदनाम जज था किंग्सफोर्ड, जो हमेशा गलत
कुख्यात था, गलत बात के लिए सजा देने के लिए कुख्यात था। इन्होंने क्या किया, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने उस पर बम से हमला किया। हालांकि वो बच गया लेकिन घायल हो गया। तो इस घटना के प्रतिपल में प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया और इन्हें फांसी दे दिया गया। सभी को पता होना चाहिए खुदीराम वही व्यक्ति हैं, वही अल्पायु व्यक्ति थे हैं जिन्हें सबसे कम उम्र में क्या किया गया, भारतीय इतिहास में फांसी दिया गया था। किसके लिए? मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड के हत्या के प्रयास के लिए। तो फिर केसरी का कमाल फिर नजर आता है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक का कमाल यही फिर नजर आता है। और उन्होंने लगातार इस बात को जायज ठहराया कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने सही कार्य किया है। फिर ये बात अंग्रेजों को नागवार गुजरती है और इन्हें कितने साल के लिए, 6 साल के लिए देश से निर्वासित कर दिया जाता है, यानी कि मांडेल जेल भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? मांडेल जेल भेज दिया जाता है। इसके पहले ही सूरत अधिवेशन होता है 1907 में। न चाहते हुए भी कांग्रेस में दो फाड़ हो जाता है। और ठीक इसके बाद 1908 की घटना होती है किंग्सफोर्ड वाली, और उसमें उन क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। और इसी बात के लिए अंग्रेज फिर इन्हें 6 साल के लिए जेल में, यानी कि जब ये 1914 में छूट कर आते हैं तब फिर से इनकी द्वितीय राजनीतिक पारी शुरू होती है। इन्हीं 6 साल के पीरियड में, यानी कि जब वो मांडेल जेल में थे तो उन्होंने क्या लिखा, अपना सुप्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जो पूरी इनकी फिलॉसफी है। और उस किताब का नाम है गीता रहस्य। क्या नाम है उस किताब का? गीता रहस्य। गीता रहस्य कब लिखते हैं? जब ये मांडेल जेल में रहते हैं, ठीक है ना। कर्म पर बहुत ही जीवटता के साथ प्रकाश डालती है। पूरी फिलॉसफी जो डिपेंड है इनकी गीता रहस्य पर ही डिपेंड है। वो कहते हैं कि कर्म मनुष्य को हमेशा करते रहना चाहिए, बिना कर्म के कुछ भी मोक्ष भी नहीं मिलने वाला है। यानी कि गीता रहस्य पर उनकी थीसिस है, फिलॉसफी है। इसके अलावा भी कई सारी बुक लिखा है, क्या बोलते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने। उन बुक का नाम ले तो द ओरियन के बाद वैदिक क्रोनोलॉजी और वेदांग ज्योतिष लिखते हैं। इसके अलावा जो है इसके अलावा लिखते हैं एथिक्स ऑफ ए रिलीजन, एथिक्स हिंदू फिलॉसफी ऑफ रिलीजन लिखते हैं, ठीक है ना। सॉरी, हिंदू फिलॉसफी ऑफ लाइफ, एथिक्स एंड रिलीजन। हिंदू फिलॉसफी ऑफ लाइफ, ethics and religion। इसके अलावा वो क्या लिखते हैं? द आर्किटिक होम ऑफ द आर्यंस, द आर्किटिक होम्स ऑफ द आर्यन। आर्किटिक होम ऑफ द आर्यंस में ही बताते हैं क्या है, आर्किटिक होम ऑफ द आर्यंस में ही बताते हैं कि जो आर्यों का मूल निवास है वो उत्तरी ध्रुव है। कौन? बाल गंगाधर तिलक बताते हैं। 1914 में जेल से छूट कर आते हैं और गीता रहस्य का जो प्रकाशन है वो 1915 में होता है। गीता रहस्य का जो प्रकाशन है 1915 होता है। इन्हीं 6 वर्ष के दौरान, यानी कि जब ये मांडेल जेल में थे, इनकी पत्नी जो थी सत्यभामा, उनका देहांत हो जाता है। बड़ा ही मार्मिक वर्णन करते हैं कि मैं जेल में हूँ और मेरी पत्नी की मृत्यु का जो समाचार है पत्र के माध्यम से मिल पा रहा है। वास्तव में देखा जाए तो इन नेताओं ने, क्रांतिकारियों ने बहुत ज़्यादा त्याग किया है, जिसकी विवेचना करना बड़ा ही दुरूह है। तो 1916 में आते हैं और 1916 में आके ही फिर दूसरी पारी शुरू करते हैं। किसके द्वारा? होम रूल के द्वारा। होम रूल यानी कि स्वशासन। कब? अप्रैल 1916 में इन्होंने क्या किया? होम रूल आंदोलन चलाया एनी बेसेंट के साथ। वैसे तो होम रूल जो है एनी बेसेंट के दिमाग की उपज थी, लेकिन एनी बेसेंट का जो होम रूल था वो सितंबर 1916 में होता है,
लेकिन इनका जो होम रूल आंदोलन है वो 28 अप्रैल 1916 में होता है। यानी कि पहले किसका होम रूल? बाल गंगाधर तिलक का। देखा जाए तो इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया था, यानी कि कुछ क्षेत्रों पर बाल गंगाधर तिलक का और बाकी के जगहों पर एनी बेसेंट का। अगर बात किया जाए तो बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल था थोड़ा सीमित दायरे में था, लेकिन सीमित दायरे में होकर भी ये किससे सशक्त था? एनी बेसेंट के होम रूल से ज्यादा सशक्त था। किसका? बाल गंगाधर तिलक का होम रूल। एनी बेसेंट का जो दायरा था बड़ा था, लेकिन फिर भी वो तिलक की तरह प्रभावकारी नहीं था उनका होम रूल। होम रूल है क्या? कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था, बल्कि 4-5 लोगों का जत्था था और लोगों के बीच वो जत्था पहुंचकर क्या समझाता था? स्वशासन समझाता था, उसके महत्व को समझाता था। यानी कि 4-5 लोग मिलकर समझाते थे ये चीज, होम रूल। तो 1916 से लेकर 1918 तक ये होम रूल चलता रहा। और उस 1918 में ही क्या होता है? मॉन्टेग्यू घोषणा होती है। 1918 में मॉन्टेग्यू घोषणा होती है, ठीक है ना। 1918 में मॉन्टेग्यू घोषणा होती है और मॉन्टेग्यू घोषणा में क्या वर्णन है? मॉन्टेग्यू घोषणा में भारतीयों को शासन में मतलब कि क्रमवार रूप से सम्मिलित करने का जिक्र होता है। यानी कि काफी ज्यादा लिबरल उदारवाद देखने को मिलता है मॉन्टेग्यू घोषणा में। तो जिसकी पूरी तरह से क्या थी? होम रूल में उल्लेख था। और एनी बेसेंट काफी मात्रा में इस मॉन्टेग्यू घोषणा से संतुष्ट थी। हालांकि बाल गंगाधर तिलक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी वो समझ गए थे काफी मांगे जो है मान ली गई थी, ठीक है ना। इसके बाद 1918 में ही एक ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी का नाम आता है, जिसका नाम होता है वैलेंटाइन चिरोल या चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल या चिरोल नाम आता है। उन्होंने क्या कहा कि तिलक जो है भारतीय अशांति के जनक हैं। तिलक जो है भारतीय अशांति के जनक हैं। बस ये बात उनको नागवार गुजरती है और वो चले जाते हैं लंदन मानहानि का दावा करने के लिए। कब? 1918 में। तिलक 1918 में मानहानि का दावा करने के लिए चले जाते हैं वैलेंटाइन चिरोल के खिलाफ में। वैलेंटाइन चिरोल वही हैं जिन्होंने एक समूह के रूप में आर्य समाज को दोषी ठहराया था कि भारत में अशांति का जो जनक है एक समूह के रूप में वो आर्य समाज है, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर जो है वो क्या है? बाल गंगाधर तिलक हैं। इसके पहले 1916 का जो अधिवेशन होता है लखनऊ का, 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है उसमें तिलक जी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है कांग्रेस को एक साथ करने में, फिर मुस्लिम लीग को कांग्रेस में साथ लेने में। यानी कि कांग्रेस को एक साथ करवाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सहयोग करके मोहम्मद अली जिन्ना का सहयोग करके मुस्लिम लीग का भी साथ लेते हैं। उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका थी तिलक जी की थी। और फिर बात आती है कब? और उस लखनऊ समझौते में ही तिलक क्या कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक बोलते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। वैसे देखा जाए तो स्वराज, स्वशासन और बहिष्कार का जो सामूहिक नारा था, स्वराज, बहिष्कार और स्वशासन का जो सामूहिक नारा था वो तिलक जी के द्वारा ही दिया गया था। यानी कि जो स्वदेशी मूवमेंट पूरा जिस पर बेस्ड था, स्वदेशी मूवमेंट में 4 चीजें आती हैं: स्वराज, स्वशासन, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। वो उसमें जो सबसे बड़ी देन है वो किसकी है? देन है तिलक जी की देन है। फिर समय होता है रोलेट, क्या बोलते हैं कि रोलेट एक्ट लगा देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसे बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील कहा जाता है, यानी कि काला कानून कहा जाता है। इसके खिलाफ भारतीय नेता लामबंद होते हैं, तिलक भी लामबंद होते हैं। खिलाफत मूवमेंट होता है। उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू होता है। तो असहयोग आंदोलन की जो तिथि रखी गई थी क्या? 1 अगस्त 1920। बस यही तिथि जो है हमारे प्यारे नेता यानी कि जो तिलक जी का जो दिन होता है, आखिरी दिन होता है, ठीक इसी समय जब असहयोग आंदोलन शुरू होने के दिन ही इनकी मृत्यु हो जाती है। सारे नेता अवाक हो जाते हैं। फिर इनकी मृत्यु के उपरांत ही तिलक कोष की स्थापना होती है और उसमें तय होता है कि सारे लोग इनकी श्रद्धांजलि के रूप में पैसे इकट्ठा करेंगे, जिससे जो असहयोग आंदोलन है अनवरत जारी रहे। और
और जिसका लक्ष्य 1 करोड़ रखा गया। 1 करोड़ से ज़्यादा ही पैसे तिलक को उसमें इकट्ठे हो गए। तिलक जी वो पहले व्यक्ति थे जब ये जेल गए 6 सालों के लिए, यानी कि 1897 में जब ये जेल गए तो सबसे पहले पूरी साप्ताहिक बंदी बम्बई में जो साप्ताहिक बंदी थी किसके लिए हुई थी? साप्ताहिक जो बंदी थी वो इन्हीं के लिए हुई थी, यानी कि पूरा बम्बई का जो मार्केट था 1 सप्ताह के लिए बंद था। इसके लिए 6 दिन के लिए कंटिन्यू बम्बई के मिल के मजदूरों ने क्या किया था? हड़ताल किया था। सोचिए 6 दिन के लिए हड़ताल, यानी कि मजदूरी भले ना मिले लेकिन हम तिलक जी के समर्थन में हड़ताल कर रहे हैं। और इसी क्रम में उनको क्या मिला? एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि मिली जिससे कि हम लोकमान्य के नाम से जानते हैं। वास्तव में इन लोगों के बीच क्या थे? सर्वाधिक मान्य थे, इसीलिए इनको लोकमान्य कहा जाता है। यानी कि यह वो नक्षत्र थे जो आज भी चमक रहे हैं, भले है नहीं रहें चाहे न रहें। इसके अलावा तमाम सारी बातें जो हैं उन्होंने कार्य किया था। गौरक्षणी सभा का आयोजन करवाया, फिर से दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में की थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में की थी। इसके अलावा उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, क्या? यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ऐसे ईश्वर को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। यदि भगवान अस्पृश्यता को मानते हैं तो मैं ऐसे भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। यानी कि वो सर्वधर्म समभाव की बात करते थे, सबको साथ लेने की बात करते थे। बस उनका लक्ष्य क्या था? किसी तरह भारत को आज़ादी मिले। उनकी मृत्यु के उपरांत जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वास्तव में जो है तिलक जो है क्रांति के जन्मदाता हैं भारत में। वास्तव में तिलक जो है क्रांति के जन्मदाता हैं। इसके अलावा गांधी जी बोलते हैं कि आधुनिक भारत का अगर वास्तव में कोई निर्माता है तो तिलक जी ही है। यानी कि आधुनिक भारत के निर्माता तिलक जी ही हैं, बाल गंगाधर तिलक। ऐसे नेता जो सदैव सदियों तक याद रखे जाएंगे। इनके बाद ही गांधी जी का नेतृत्व उभर कर सामने आता है, जिसकी ख्याति के बारे में विश्व परिचित है। ठीक है, उम्मीद है सबको पसंद आया होगा ये क्लास। ठीक है, जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें ताकि मेरा हौसला ऐसे ही बढ़ते रहे और मैं ऐसे ही आपको अनवरत रूप से पढ़ाता रहूं। धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं आपसे।